नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। सत्याग्रह के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें डिटेल से सत्याग्रह की परिभाषा आपको बताइए, डिफिनीशन सत्याग्रह क्या होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो रिकमेंड यही करूँगा कि आप वो देख लें। बाकी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो ये भी समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। सत्याग्रह हम देख चुके थे, क्लास 10th के टॉपिक से देख चुके थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाकी उससे क्या क्या भारत में दिक्कतें आई वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। और उससे बाद सत्याग्रह गांधी जी ने 3 किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। तीनों के कारण हमने आपको बताए थे, आउटकम भी आपको हमने बता दिए थे उसमें। बाकी आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है सर, इसके बारे में देखेंगे। तो रॉलेट एक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। बाकी अगर आपको एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको इस चैप्टर के PDF नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं कि पर डे आपको अगर लाइव क्लास मिले तो उसके लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो बाकी आप सब जानते हैं यूट्यूब में कैसे लाइव क्लासेस चलती हैं, कैसे नहीं चल पाती हैं, क्या क्या करना पड़ता है। तो बाकी अब आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, बाकी हम तो पढ़ाने में करेंगे। चलिए, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता है आज देखते हैं। रॉलेट एक्ट ये 1919 में आया। कब आया सर? 1919, 1918, 1918 तक की कहानी पढ़ चुके थे। अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुए। अब रॉलेट एक्ट आया तो क्या था देखते हैं। ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पारित किया गया, ये याद करना है आपको, आपकी किताब में दिया गया है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित किया, जबकि इंडियन मेंबर ने इसका विरोध किया। जितने भी भारतीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया कि सर ये रॉलेट एक्ट गलत है, इसको आप मत करिए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती किया, रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया। कब? 1919 फरवरी। ये नहीं है आपकी किताब में तो इसको लिख लो, फरवरी 1919। अब रॉलेट एक्ट क्या था, सारी जानकारी आपको देते हैं। ये एक्ट था नो वकील, ये 3 बातें लिख लो, नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, अब क्या हुआ, रॉलेट एक्ट आया क्यों कि जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, जितने भी क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज के खिलाफ काम करते थे, वो ज़्यादा फैल न पाए, इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके लिए क्या लाया गया? रॉलेट एक्ट। इसके तहत क्या होता था कि जितने भी नेता लोग हैं क्रांतिकारी वाले, उनको 2 साल के लिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कहाँ डाला जा सकता है? जेल में। कहाँ डाला जा सकता है? जेल में। 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, और वो अपने लिए वकील भी नहीं रख सकते। यानी तुमको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और तुम अपने लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए वकील भी नहीं कर सकते, अपील भी नहीं कर सकते। एक तो वकील की जाती है जमानत के लिए, दूसरा याचिका की जाती है, अपील की जाती है, दूसरा दलील, सरकार माफ कर दो, विनती। तो नो वकील, नो अपील, नो दलील। यानी रॉलेट एक्ट एक तरह से ब्रिटिश शासन के प्रहार, एक निरंकुशता का प्रतीक था कि ब्रिटिश सरकार एकदम जम चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी ब्रिटिश सरकार की आधिपत्य को बता रहा था, हुकूमत सुप्रीम पावर बन चुका था रॉलेट एक्ट की वजह से ब्रिटिश, कि इंडियन अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप करोगे तो हम 2 साल के लिए तुमको जेल में डाल देंगे, बिना किसी कारण के, बिना किसी, हमारा मन हुआ चलो जेल, चलो जेल। और जेल जाने के बाद तुम ना वकील कर पाओगे अपने आप को छुड़ाने के लिए, ना अपील कर पाओगे और ना दलील कर पाओगे। तो रॉलेट एक्ट को समझने के लिए तुम 3 बातें लिख सकते हो, नो वकील, नो अपील, नो दलील। क्या था? नो अपील, नो वकील, नो दलील। रॉलेट एक्ट ये था, रॉलेट एक्ट। अब इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आई अब वो बताते हैं। तो जब रॉलेट एक्ट आया तो इसके तहत बहुत सारे लोग जेल जाने लगे, भाई जेल जाने लगे। इसी की वजह से जलियांवाला बाग हुआ, अब वो हम बताएंगे आगे, अभी चलते हैं। तो रॉलेट एक्ट के तहत जो जितने भी क्रांतिकारी, जितने भी नेता लोग थे, उनको जेल में डालने लगे लोग। तो इसके लिए गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह किया। क्या किया? सत्याग्रह। कब? फरवरी में स्टार्ट हुआ। तो फरवरी में गांधी जी ने क्या किया? रॉलेट सत्याग्रह किया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह किसने किया? गांधी जी। 1919 गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह किया।
गांधी जी ने इसके खिलाफ क्या किया रॉलेट सत्याग्रह में? डिसओबे द रूल्स एंड लॉज मेड बाय ब्रिटिशर्स। लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आपकी किताब में बहुत डीप में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से ही पढ़ो, डीप में पढ़ने के। लेफ्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस डिनाइड द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। क्या बातें हुई? रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी ने लॉन्च किया, सत्याग्रह क्या होता है बता चुके हैं, पहले लेक्चर में जाओ समझ के आओ। गांधी जी ने कहा कि अब रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ हम इनके कानून और नियम को नहीं मानेंगे, हम इनके कानून और नियम को डिसओबे करते हैं, हम अंग्रेज सरकार के नियम और कानून को नहीं मानेंगे। रॉलेट सत्याग्रह। दूसरा, स्कूल्स और कॉलेजेस जो इनके थे उनको छोड़ दिया। दूसरी बात, ये जो भी ऑर्डर देते थे उसको भी मानना बंद कर दिया। अब रॉलेट सत्याग्रह बहुत तेजी से फैला, नेशन वाइड सत्याग्रह। कैसे फैला ये पहले देख लो, 3 बातें देख लो। देखो अब इसके क्या हुआ, रॉलेट सत्याग्रह बहुत तेजी से फैला। बहुत तेजी से क्यों फैला वो सारी बातें बताते हैं। गांधी जी ने क्या किया, पहले तो इसमें लोगों को इकट्ठा किया, वर्कर क्लास को इकट्ठा किया, वर्कर्स मिडिल क्लास, इन लोगों को कैसे इकट्ठा किया? खादी। इस इंसान की सोच बहुत आगे की है सर। लोगों को इकट्ठा करने के लिए कितना अच्छा साधन चुना कि हम अंग्रेज सरकार के बनाए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपने देश स्वदेश को आगे बढ़ाएंगे, हम स्वदेशी कपड़े पहनेंगे जो हमारा देश बनाता है। और इसके लिए इन्होंने खादी चुना। खादी सारे लोगों का प्रतीक, सारे लोगों को एक में रख दिया। और वर्कर्स को लाने के लिए इन्होंने खुद से बुनना स्टार्ट किया कि वर्कर्स यानी मैं भी काम करता हूं, यानी आप और मैं बराबर हैं। गांधी जी ने वर्कर्स को अपने आप में जोड़ के रखा। इसीलिए तो गरीबों का मसीहा बना है। देखो खुद सिल रहे हैं, खुद नहीं तो इतने बड़े नेता थे, कौन सी जरूरत थी लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि लोगों को लगे कि ये भी हमारी तरह आम इंसान है, इसलिए इन्होंने खुद क्या बिना खादी। और खादी को राष्ट्रीय कपड़े में घोषित कर दिया। सर खादी एक राष्ट्र का प्रतीक बन गया, नेशनल यूनिटी, एकता लाई सर इसने। हिंदू और मुस्लिम में कौन लाया? खादी। दूसरी बात, गांधी जी जानते थे, बहुत अच्छी बात कही गांधी जी ने, क्या किया लोगों को इकट्ठा करने, पहले वर्कर्स को इकट्ठा किया, मिडिल क्लास को इकट्ठा किया। दूसरी बात उसके लिए क्या यूज किया? खादी, कि सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं इसलिए खादी। दूसरी बात, वर्कर्स को इकट्ठा करने के लिए खुद बुनना स्टार्ट किया कि लोगों को लगेगा कि ये भी हमारे जैसा है तो लोग ज्यादा आएंगे, इसलिए खादी चुना। नेशनल यूनिटी लाई। दूसरी बात, इन्होंने कहा जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी राष्ट्रवादी थे, उनसे कहा कि तुम कहाँ जाओ, कांग्रेस के जितने मेंबर, तुम गांव में जाओ। क्यों? जब इन्होंने कहा कि गांव जाओ, विलेजेस वेयर इंडिया लिव्स, ये लाइन बहुत जरूर लिखना अपनी किताब, अगर पेपर में क्वेश्चन है तो ये जरूर लिखना भाई, बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वेयर इंडिया लिव्स। कितनी अच्छी बात है। विलेजेस कहा, गांवों में जाओ जहां पर भारत रहता है, जहां पर भारत निवास। कितनी बड़ी सोच है सर। गांवों को कोई महत्वता नहीं देता है, किसान रहते हैं ना गांवों में। भारत की पहचान किसानों से है, शिक्षित वर्ग से है। कितनी बड़ी बात कह दी कि हमको गांवों में लोगों को इकट्ठा करना है जहां पर भारत रहता है, वेयर इंडिया लिव्स। क्या सोच है सर गरीबों के प्रति। ये तुमको जरूर लिखना है कि इन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट से कहा कि कहाँ जाओ तुम, इस सत्याग्रह को कहाँ लेके जाओ, गांवों में जहां पर भारत रहता है। और इस तरह से रॉलेट सत्याग्रह पूरे भारत में चरम सीमा पर अपनी पहुंच गया, पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया। रॉलेट सत्याग्रह इसने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया नेशन वाइड। अब एयर में
हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे फैल चुके थे सर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ये इंसान अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है, एक प्रेरणा स्रोत है। तुमसे कहा जाए कि तुम अपनी गली मोहल्ले के 4 लोग इकट्ठा कर लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। 10 लोगों को इकट्ठा करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। क्लास में करके देखना कभी, 10 लोगों को इकट्ठा करके अपनी तरफ, नहीं, हिंदू मुस्लिमों को एक तरफ। रॉलेट सत्याग्रह पहला ही सत्याग्रह नेशन के लिए पूरे, सर ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया और पूरी हवा में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे लग शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे, हिंदू और मुस्लिम एकता के। बताओ, दोनों के बीच में जो जहर बोया था खत्म कर दिया सर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस इंसान की महत्वता मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था सर इस इंसान के बारे में कि जो दुश्मन भी हैं वो भी जब राष्ट्र की बात करते हैं, जब नेशन की बात करते हैं, जब देश की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के ही पास जाते हैं। जो गांधी के दुश्मन हैं वो भी जब राष्ट्र हित की बात करते हैं तो इन्हीं के पास पहुंचते हैं सर। कहा था कि जब दुश्मन तुम्हारी प्रशंसा करने तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है। दुश्मन प्रशंसा करते थे सर, दुश्मन। चलो, ये बात हो गई रॉलेट सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह जब इतनी तेजी से पहुंचा, जब देखा अंग्रेजों ने कि भाई रॉलेट सत्याग्रह तो पूरे देश में फैल गया है, इतने ज्यादा लोग आक्रामक फैल गए हैं, तो इन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। लोगों को इकट्ठा कैसे, जेल में, लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया, लोगों को जेल में। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को जेल में डालना शुरू किया तो अब रिजल्ट क्या हुआ, देखो, रॉलेट सत्याग्रह फैला, रॉलेट सत्याग्रह फैल गया पूरे देश में। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लाठीचार्ज किया। क्या किया, लाठीचार्ज। दूसरी तरह से लोगों को जेल में डाला, अरेस्टेड। अब जब लोगों को जेल में डाला, लाठीचार्ज वगैरह किया, तो गांधी जी ने कहा कि अब ये वायलेंस का रूप ले रहा है, रॉलेट सत्याग्रह अब वायलेंस का रूप ले रहा है। और गांधी जी थे वायलेंस के खिलाफ, गांधी जी थे वायलेंस के खिलाफ। तो गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेज इसको वायलेंस का रूप दे रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि 6 अप्रैल 1919 को हम एक क्या रखेंगे, एक माइटी हड़ताल, जहां पर क्या होगा, शॉप्स क्लोज डाउन, सारी दुकानें बंद कर दी, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। इतनी बातें हुई, शिप्स लिख दिया क्या सर, शॉप्स, दुकानों को बंद कर दिया गया। जितने भी वर्कर्स थे वेंट ऑन स्ट्राइक, कौन से, रेलवे वर्कर्स, जो ट्रेन वगैरह थी उनको बंद कर दिया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, ये सारी बातें हुई। फॉरेन क्लॉथ्स वर बायकॉटेड, ये सारी बातें तो पहले चली आती। तो 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने एक माइटी हड़ताल रखी। और ये 6 अप्रैल 1919 का दिन सर बहुत खतरनाक हुआ सर। 6 अप्रैल 1919 गांधी जी ने हड़ताल रखी। इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, इतने ज़्यादा इकट्ठा लोग गए कि अंग्रेजों ने पहले से ही प्लान बना लिया कि करने नहीं देना है 6 अप्रैल, क्योंकि देख चुके हैं फरवरी में स्टार्ट हुआ था, फरवरी में, और फरवरी मार्च में गांधी जी ने इसको इतना ज़्यादा उठा दिया कि पूरे देश में अब अंग्रेजों के प्रति डर खत्म हो गया था। अब अंग्रेजों के प्रति डर ही खत्म हो गया लोगों का। अंग्रेजों के प्रति डर किसने खत्म किया, गांधी जी ने। डर खत्म, जेल में डालोगे डाल दो, हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देश को स्वतंत्र करके रहेंगे। डर खत्म कर दिया सर रॉलेट सत्याग्रह में ही। अभी तो आगे बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स होने हैं। और माइटी हड़ताल रखी कि अब अंग्रेज सरकार ने जो किया है गलत किया, इसके लिए इन्होंने 6 अप्रैल 1919 को माइटी हड़ताल रखी। और फिर इसके रिजल्ट में क्या हुआ, 6 अप्रैल को रखा, 10 अप्रैल को कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बहुत जगह से लोगों को इकट्ठा कर दिया, लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। लार्ज अमाउंट, इम्प्रिजनमेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में सर लोगों को जेल में डाला गया। बहुत ज़्यादा में ब्रूटल एक्सप्रेशन देखने को मिला। एकदम क्रुएल्टी पूर्वक अंग्रेजों ने एकदम ब्रूटल एक्सप्रेशन, एकदम
निरंकुशता दिखा दी, अपनी क्रूएल्टी दिखा दी, अपनी क्रूरता दिखा दी। अब इतना ज़्यादा इसको बंद करना चाहते थे और 10 अप्रैल के दिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने क्या कर दिया, लाठीचार्ज किया, लोगों को जेल में डाला, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा लोगों को जेल में डाला। ब्रूटल एक्सप्रेशन ऑफ ब्रिटिशर्स देखने को मिला, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को प्रताड़ित करने लगे। और फिर आता है 13 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या हुआ, हड़ताल रखी गई। 10 अप्रैल को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को जेल में डाला गया। और फिर आता है 13 अप्रैल 1919 का कांड, जलियांवाला बाग। इसको लिख लो, जल्दी से लिखो भाई। हो गया, अब इतना हो गया तो चलो अच्छा लिख देते हैं जल्दी से। अगर लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जा सकते हैं, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 13 अप्रैल 1919 का दिन आता है, जो कि भारतीय इतिहास में एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात थी, अंग्रेजों के लिए भी और भारतीयों के लिए भी। अंग्रेजों के लिए क्या थी कि अंग्रेजों की क्रूरता का साक्ष्य दिखा उस दिन, अंग्रेजों के अंदर का चेहरा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में दिखा। अब क्यों हुआ, सारी बातें करेंगे जलियांवाले बाग की। जलियांवाला बाग मैसकर, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं सर। जलियांवाला बाग क्यों हुआ, क्योंकि रॉलेट एक्ट के तहत यहां पर 2 लोग थे। देखो जलियांवाला बाग है कहां, अमृतसर। कहां है, अमृतसर। अमृतसर कहां है सर जी, पंजाब। कहां है, पंजाब। तो जलियांवाले बाग में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहां पर भी 2 लोग थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो ये कहां पर है, अमृतसर। अमृतसर, पंजाब। अब ये हुआ क्यों जलियांवाला, सारी बातें लिखते हैं। डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया। किसके तहत, रॉलेट एक्ट के तहत। तो रॉलेट एक्ट के तब तहत इनको अरेस्ट किया गया। तो ये बड़े लीडर थे, कितने, ये जो थे बड़े लीडर थे। तो 13 अप्रैल को, कब, 13 अप्रैल 1919 को इनको छुड़ाने के लिए एक सभा आयोजित की। इनको छुड़ाने के लिए एक सभा आयोजित की। कहां की गई, जलियांवाले बाग में। कहां की गई, जलियांवाले बाग में। कहां की गई, जलियांवाले। क्यों की गई, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए, क्योंकि अरेस्ट कर लिए गए थे रॉलेट एक्ट के तहत। तो जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा की गई। तो 2 बातें थी। ये 13 अप्रैल का जो दिन था, ये बैसाखी डे था। कौन सा दिन था, बैसाखी, बैसाखी डे। तो 2 तरह के लोग आए, एक तो आए सभा के लिए, एक सभा के लिए हुए, दूसरे हुए फेट, मेला देखने के लिए। किसके लिए हुए, मेला देखने के लिए। बैसाखी का दिन था तो मेला भी लगा हुआ था और सभा भी थी। तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे सभा करने के लिए। और सभा कैसी, सभा थी कैसी, सभा थी एक शांतिपूर्वक सभा। कुछ कर नहीं रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक करने गए थे, लेकिन सभा आयोजित की और मेला लगा था। तो सारे लोग पहुंचे बहुत बड़ी मात्रा में जलियांवाले बाग में, कुछ मेला देखने, कुछ सभा करने के लिए। अब इसी समय क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, मार्शियल लॉ इंपोज किया गया था। क्या इंपोज किया गया था, मार्शियल लॉ इंपोज्ड बाय जनरल डायर। वहां का जो गवर्नर था अमृतसर का, कौन था, गवर्नर, वो कौन था, जनरल डायर। तो इसने मार्शियल लॉ इंपोज किया था। क्या इंपोज किया था, मार्शियल लॉ। क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मार्शियल लॉ क्या होता है, मार्शियल लॉ होता है कि भीड़ में, यानी भीड़ में, ग्रुप में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। एक तो रॉलेट एक्ट लगा हुआ है, किसी को भी जेल में डाल देंगे। दूसरी तरफ से मार्शियल लॉ लगा दिया गया कि ज़्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर हज़ारों की मात्रा में लोग इकट्ठा हैं 13 अप्रैल 1919 को, और मार्शियल लॉ के तहत नहीं खड़े हो सकते। तो जल्दी से इसको लिख लो क्योंकि रेस करेंगे। तो अब मार्शियल लॉ इंपोज कर दिया गया। तो विलेजर्स तो थे, जो गाँव के लोग थे, तो वो इसके बारे में जानते ही नहीं थे। विलेजर्स वर अनअवेयर अबाउट द मार्शियल लॉ। उनको पता ही नहीं था, आधे लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शियल लॉ लगाया किसने, जनरल डायर ने लगाया। किसने लगाया, जनरल डायर ने लगाया। और सब लोग इकट्ठा हो गए। अब ये बात पता चली जब जनरल डायर को पता चली बात, तो ये आर्मी लेकर के पहुंच गया। ये आर्मी लेकर के कहाँ पहुंच गया, जलियांवाले बाग में। और यहाँ पर सिर्फ एक एग्जिट था, ओनली 1 एग्जिट गेट, एक ही है सर,
अब एक ही था, इसने कोई भी नोटिस नहीं दी लोगों को, कोई भी नोटिस नहीं दी, कोई भी नोटिस नहीं दी कि भैया मार्शियल लॉ लगा है मत करो, क्योंकि ग्रुप में इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग चले जाते। इसने कोई नोटिस नहीं दी और जो एक गेट था निकलने वाला वहां पर अपना टैंक खड़ा कर दिया और चारों तरफ से लोगों को बिठा दिया, चारों तरफ से अपनी आर्मी को बिछा दिया और लगातार बिना कुछ नोटिस के, बिना कुछ भी बोले हुए फायरिंग स्टार्ट कर दी। स्टार्टेड फायरिंग विदाउट अलार्मिंग द पीपल। लोगों को बिना कुछ अलार्म किए इसने क्या कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी और हजारों की मात्रा में गोलियां लगातार तर। आज भी अगर आप जाएंगे तो जलियांवाले बाग में गोलियों के निशान मिलते हैं, जलियांवाले बाग में आपको गोलियों के निशान मिलते हैं। और इसने स्टार्टेड क्या कर दी, फायरिंग स्टार्ट कर दी और लोग अपने आप को बचाने के लिए कुएं में कूद गए। कहाँ कूद गए, कुएं में। अब एक के बाद एक के बाद जब कूदते गए तो कुआं पूरा भर चुका था, मिट्टी पूरी वहां की लाल हो चुकी थी सर, खून से लथपथ। और वहीं मौजूद थे हमारे वीर, कौन, ऊधम सिंह। कौन, ऊधम सिंह। आपने पिक्चर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखिए सर, पिक्चर देखिए, रिकमेंड करेंगे आपको जरूर। विकी कौशल की देखिए, ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। और उसने उस दिन से ठान लिया। अब ऊधम सिंह के बारे में एक अलग से लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, बना देंगे उनकी पूरी बायोग्राफी, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। तो सरदार ऊधम सिंह ने क्या किया, उस दिन से ठान लिया कि जब तक जनरल डायर को मार नहीं लूंगा तब तक शांति से बैठूंगा नहीं। और सर अपना जीवन व्यतीत कर दिया सिर्फ जनरल डायर को मारने के लिए। तुम 4 दिन नहीं कर पाते हो एक काम, 4 दिन नहीं होगा बंद कर दोगे, और देश के लिए तुम पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दो। ये है ताकत सर वीर, भारत के वीरों में। प्रेरणा लेनी है तो इनसे लो, गांधी से लो, अंबेडकर से लो, एपीजे अब्दुल कलाम से लो, स्वामी विवेकानंद से लो, दयानंद सरस्वती से लो। प्रेरणा स्रोत है सर। भारत भगवान बनाने का देश है सर, भगवान। महात्मा बुद्ध भगवान बने, भारत भगवान बनाने का देश है। जितने लोग कहते हैं कि भगवान नहीं बन पाएगा, पूजा ना, गलत कह रहे हैं। भगवान बनाने का, महात्मा बुद्ध भगवान नहीं बने, भगवान, सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध भगवान बन गए, महावीर स्वामी भगवान बन गए। भारत भगवान बनाने का देश है, इसीलिए तो विश्व गुरु है। दूसरे देशों में भगवान पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ भगवान बनाए जाते हैं। चलिए, स्टार्टेड फायरिंग विदाउट अलार्मिंग द पीपल, और हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और ये इंडियन हिस्ट्री में एक काला दिवस बन गया सर, इंडियन हिस्ट्री में ब्लैक डे। इसने अंग्रेजों के दूसरे तरफ के चेहरे को दिखाया कि अंग्रेज किस तरफ से क्रूएल्टी करते हैं, किस तरफ से क्रूरता का शासन करते हैं। ये है जलियांवाला बाग मैसकर। अब इसके बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं। अब जलियांवाले बाग के बाद क्या हुआ, नाइटहुड की उपाधि थी किसके पास, नाइटहुड की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला तो इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं। शिवा स्वामी अय्यर एक उस समय के वकील थे, तो उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में, आपको बताते हैं। बहुत अच्छा क्या मतलब, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेज कर रहे थे, क्या कर रहे थे उसके बारे में लिखा। 13 अप्रैल 1919 के बाद ये घटना जो थी, तो उन्होंने लिखा कि जनरल डायर का कहना था कि लोगों के अंदर खौफ बिठा दें सर। उसने इतनी गोलियां इसलिए चलाई कि लोगों के अंदर खौफ बैठ जाए, टेरर। एनसीईआरटी में भी लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा की किताब में भी लिखा है, खौफ बिठाने के लिए उसने किया। खौफ, कि लोगों के अंदर ब्रिटिश शासन का खौफ बैठ जाए, डर नहीं, खौफ बैठ जाए। वो लिखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 के बाद लोगों के ऊपर इतनी यातनाएं दी गई कि अगर आपको एक गली से दूसरी गली जाना है तो आपको क्रॉलिंग करके, यानी नीचे रगड़ के सांप की तरह आपको चल के जाना पड़ेगा। 13 अप्रैल 1919 जितने भी हिंदू और मुस्लिम के घरों में पंखे थे, पंखे, फैंस, उनको निकाल लिया गया और उनको अंग्रेजों के घर में दे दिया गया। जितने लोगों के पास व्हीकल्स यानी कार, गाड़ियां वगैरह थी हिंदू मुस्लिम के बाद, उनको भी लेकर के यूरोपियन यानी ब्रिटिशर्स को दे दिया गया सर। लोगों को इतनी यातनाएं दी गई। इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, वाटर सप्लाई काट दी गई, लोगों को जीना हराम कर दिया सर खौफ बिठाने के चक्कर में। और ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसकर, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में एक काला दिन, जलियांवाला बाग। अब इसके आगे गांधी जी को बहुत दुख हुआ, गांधी जी को बहुत दुख हुआ, और गांधी जी ने इसके बाद जब यह घटना सुनी तो कहा कि अब अंग्रेज ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इसके लिए एक और बड़ा आंदोलन चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर अधिवेशन में 1920 में दिसंबर में पास किया। क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। यानी अब हम अंग्रेजों को कॉपरेट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करेंगे, अब हम सहयोग नहीं करेंगे। और सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स की रीढ़ को तोड़ के रख दिया, बैकबोन को तोड़ दिया, इकोनॉमी पूरी खल्लास कर दी सर। ये है व्यक्ति गांधी जी। बहुत भारतीय इतिहास में बहुत बड़े बड़े महान नेता, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, 21 साल की एज में फांसी। इतनी ताकत तुम में भी नहीं है, 21 साल, देश के लिए इतना प्रेम कि फांसी हंसते हुए झूल गए। ये है सर भारत देश, भगवान ही तो हैं, पूजना चाहिए तुमको। अगर तुम शिक्षित हो तो एक फोटो लगाओ भगत सिंह की, पूजो बैठ के उस इंसान को। पूजने का मतलब फूल माला नहीं चढ़ाना, उसके विचारों को अपने ऊपर लगाओ, उसके आदर्शों को अपना आदर्श बनाओ। ये है शिक्षित होना। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके अगले लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में देखेंगे, और बाकी मूवमेंट्स के फिर अगले लेक्चर्स आते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद।